बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोलते एमसीक्यूज अकाउंटिंग सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ सेकेंड ईयर अकाउंटिंग एमसीक्यूज 2011 रेगुलर के साथ आपका मेजबान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़ाक खत्री हाजिर खिदमत है। स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यूज का सिलसिला। एमसीक्यूज में एग्जाम हिस्ट्री 2011 रेगुलर में पहला एमसीक्यू कहा गया, This account is not closed at the end of accounting period. इस अकाउंट को हम क्लोज नहीं करते अकाउंटिंग पीरियड के इख्तिताम पर। रिटेन अर्निंग, परचेजेस, सेल्स एंड नन ऑफ दीज। हम सब जानते हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज जो बनाई जाती हैं वो एक्सपेंसेस को और इनकम को क्लोज करने के लिए होती हैं। अब अगर ऑप्शंस में जाकर देखते हैं तो परचेजेस एक एक्सपेंस है, सेल्स एक इनकम है। ये एक्सपेंस और इनकम अकाउंट तो यकीनी तौर पर ज़रूर क्लोज होंगे। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं हो सकता। हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे रिटेन अर्निंग, क्योंकि जो रिटेन अर्निंग है वो बैलेंस शीट का आइटम है, साल दर साल चलता रहता है, क्रेडिट नेचर का आइटम है। रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर्स इक्विटी का आइटम है और ये आइटम क्लोज नहीं होता। परचेजेस और सेल्स को क्लोज कर दिया जाता है, तो लिहाजा राइट आंसर होगा रिटेन अर्निंग। आमदनी को महफूज करके रखना, एक कंपनी अपनी आमदनी महफूज करके रिटेन अर्निंग में रखा करती है। नंबर सेकंड में कहा गया डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट ऑफ। डिबेंचर्स सर्टिफिकेट होते हैं किसके? ऑनरशिप के, मिल्कियत के। रिसिट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट, वसूली करने के लिए कि लोन एक्नॉलेजमेंट आपने कर्ज दिया है उसके तस्लीम और एतराफ के सर्टिफिकेट होते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं कंपनी के मुलाजमीन के, या इनमें से कोई नहीं होता। तो डिबेंचर्स हमारी कंपनी की नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है और ये दरअसल हमारी कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करके दिया करती है क्रेडिटर कारिज को, इस बात के तस्लीम और एतराफ में कि हमने आपसे कर्ज लिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन ऑप्शन है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट होते हैं रिसिट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट का, यानी जो आपने कर्ज लिया है उसके तस्लीम और एतराफ का सर्टिफिकेट होते हैं। नेक्स्ट कहा गया दिस इज नॉट शोन इन द शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में बैलेंस शीट के इस आइटम को नहीं दिखाया जाता। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड पेएबल। तो हम देखते हैं कि ए, बी और सी ये तीनों शेयर होल्डर्स इक्विटी में बिल्कुल आते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल सबसे पहले दिखाया जाता है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग आ जाती है, रिजर्व्स आ जाते हैं। ये सब शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा होते हैं। अलबत्ता डिविडेंड पेएबल, चाहे वो कैश डिविडेंड पेएबल हो, चाहे वो स्टॉक डिविडेंड पेएबल हो, या वो सिर्फ डिविडेंड पेएबल हो, ये लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में नहीं आती, लिहाजा डिविडेंड पेएबल वो आइटम है जो शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में नहीं दिखाया जाता। आइए जी नंबर 4 पर कहा गया रियलाइजेशन अकाउंट ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है पार्टनरशिप के बिजनेस में, उसे क्या कहा जाता है? एसेट्स कहते हैं, टेम्पररी अकाउंट कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट्स कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। हमें पता होना चाहिए कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो दरअसल एक टेम्पररी अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। टेम्पररी तौर पर खोला जाता है और टेम्पररी तौर पर उसे खोलकर एसेट्स लाइबिलिटीज को जब बेचा जाता है, उनमें जो भी फर्क आता है वो रियलाइजेशन के अकाउंट में एडजस्ट करते हैं और फिर आखिर उसका नेट फायदा या नुकसान पार्टनर्स में तकसीम कर दिया जाता है और उसे अकाउंट को क्लोज करके ख़त्म कर दिया जाता है। यानी इस अकाउंट का कोई बैलेंस बाकी नहीं बचता। तो ये टेम्पररी मकासद के लिए बनाया गया और टेम्पररी मकासद के इख्तिताम पर पार्टनर्स के कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रिटायरमेंट में हम रीवैल्यूएशन नाम का अकाउंट मेंटेन करते हैं और वो बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में जो ऑपरेट होता है वो एक टेम्पररी अकाउंट है। आइए जी नंबर 5 पर दिस इज, ये है, या दीज आर, ये है इंटेंजिबल एसेट, यानी ना नजर आने वाले असासे। ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, ये तो नजर आती हैं, टूल्स नजर आते हैं, फिक्सचर्स नजर आते हैं, गुडविल नजर
नहीं आती और ये एसेट होता है। तो गुडविल यकीनी तौर पर इंटेंजिबल, ना नजर आने वाला असासा होता है। गुडविल के अलावा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस एंड सॉफ्टवेयर फीसेस, इस तरह की चीजों को भी हम इंटेंजिबल, नॉन करंट, फिक्स एसेट माना करते हैं। तो गुडविल एक कारोबार का अच्छा नाम, साख और शोहरत, इंटेंजिबल, ना नजर आने वाला असासा। नंबर 6, एंटायर अमाउंट, सारी की सारी रकम नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट कर दी जाएगी। किस मेथड में? बोनस में, गुडविल में, परचेज मेथड में या रीवैल्यूएशन मेथड में? तो हम देखते हैं कि जब एक शरीक अपने हक से ज्यादा पैसे लाता है तो दो चीजें होती हैं, गुडविल और बोनस। बोनस में ये होता है कि वो ज्यादा पैसे लाता है और बोनस दे देता है पुराने शुरका को, तो इसका मतलब है वो जितने लाया वो सब उसका सरमाया नहीं बना। जब एक बंदा अपने हक से कम पैसे लाता है, गुडविल मेथड होती है, तो गुडविल के जरिए हम उसकी कमी को पूरा करते हैं और यहाँ भी वो पैसे कम लाता है और उसका कैपिटल जो है वो ज्यादा रकम से हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह अगर वो कम पैसे लाता है और बकिया पार्टनर अपना कैपिटल डेबिट करके उसका कैपिटल बढ़ाते हैं, तो वहाँ भी वो पैसे कम ला रहा है और उसका कैपिटल ज्यादा रकम से क्रेडिट हो रहा है। अलबत्ता जो गुडविल मोर देन बुक वैल्यू मेथड होता है, उसमें एक शख्स जितने पैसे लाता है उसका कैपिटल उतने से ही क्रेडिट होता है और गुडविल दरअसल ओल्ड पार्टनर्स की रिकॉर्ड की जाती है। तो वो गुडविल आती है कारोबार में, लेकिन वो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाती है। नया पार्टनर जितने पैसे लाता है वो सब का सब उसका कैपिटल बनता है और ऐसा गुडविल मेथड में होता है, गुडविल मोर देन बुक वैल्यू मेथड में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गुडविल। नंबर 7, ये प्रिपेयर किया जाता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो आप जानते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं और करंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो बी करंट अकाउंट इज द राइट आंसर। कहा गया डेफिसिट का बैलेंस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेहतरीन अंदाज से इंडिकेटेड जाहिर कैसे करेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम, आमदनी का ज्यादा होना, ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चों के मुकाबले में। एक्सेस ऑफ रिसिट, ओवर पेमेंट, वसूली का ज्यादा होना पेमेंट के मुकाबले में। एक्सेस ऑफ पेमेंट, ओवर रिसिट, पेमेंट का ज्यादा होना वसूली के मुकाबले में। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ओवर इनकम, अखराजात का ज्यादा होना आमदनी के मुकाबले में। तो ये डी ऑप्शन ही सही नजर आ रहा है कि अखराजात का ज्यादा होना, क्योंकि जब खर्चा ज्यादा होगा और आमदनी कम होगी तो ऐसी सूरत में ही आपके कारोबार को डेफिसिट, खसारा होगा। तो राइट आंसर है डी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। नंबर 9 में कहा गया कैपिटल एट एंड ले, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करें, ड्राइंग को ऐड करें, तो क्या होगा? इसके लिए आपको सिंगल एंट्री की वो इक्वेशन या वो स्टेटमेंट जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, वो माइंड में लाना जरूरी होगा। आप क्या करते थे जी? कैपिटल एट एंड लेते थे, उसमें ड्राइंग को ऐड करते थे। यहाँ इक्वेशन में भी ऐसा ही हो रहा है, कैपिटल एट एंड फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ड्राइंग, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल कैपिटल एट एंड आएगा। उसमें से लेस हम करते थे कैपिटल स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब इसने बजाय कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेने के ग्रॉस प्रॉफिट लेस किए, तो इसका मतलब है हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाकी बचते हैं। अब उसने नीचे ऑप्शन में हमें कैपिटल एट स्टार्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो यकीनन अगर सवाल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत में कैपिटल एट स्टार्ट ही बचता है, यानी कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड करें, एक्चुअल कैपिटल एट एंड आएगा, उसमें से लेस आपको कैपिटल एट स्टार्ट करना होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसने ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दिया तो हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। तो राइट आंसर है ए, कैपिटल एट स्टार्ट। नंबर 10 में कहा गया नेगेटिव रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है? नेगेटिव रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि रिटेन अर्निंग में एक कारोबार अपना मुनाफा जमा करके रखता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो कब नेगेटिव हो जाएगा? जब कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा होगा, तो इसका मतलब है वो लॉसेस को शो कर रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शन है नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नन ऑफ दीज। तो अगर एक ईयर के हवाले से सोचें तो कारोबार का जो नेट लॉस होगा वो नेगेटिव रिटेन अर्निंग के तौर पर प्रेजेंट होगा। तो नेट लॉस इज द राइट आंसर। नंबर 11 में कहा गया द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जा अरसा जाती
तकसीम होती है मुनाफे की एक कंपनी की जानिब से इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की शक्ल में, उसे क्या कहेंगे? यानी अपने मुनाफे में से तकसीम करके एक कंपनी कैश की शक्ल में जो मुनाफा देगी उसे क्या कहेंगे? स्टॉक डिविडेंड, लिक्विडेटिंग डिविडेंड, कैश डिविडेंड या प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो हम जानते हैं कि कैश डिविडेंड वो होता है कंपनी का तकसीम शुदा मुनाफा जो कंपनी कैश की शक्ल में देती है, तो कैश डिविडेंड इज द राइट आंसर। जबकि जो स्टॉक डिविडेंड है उसका मतलब होगा कंपनी अपने मुनाफे में से तकसीम करके ऐसा मुनाफा दे जिसकी पेमेंट के लिए आप मजीद शेयर जारी करेंगे, तो उसको फिर कहा जाता है स्टॉक डिविडेंड। तो यहाँ जो इसने पूछा है उस हिसाब से सही एप्रोप्रिएट आंसर कैश डिविडेंड। नंबर 12 में कहा गया इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, दाखिले के वक्त एक नए पार्टनर के पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमेंडेड, तब्दील हो जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिमेन द सेम, वही रहता है, नेचर ऑफ बिजनेस तब्दील हो जाती है, नौयत कारोबार की बदल जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि दो पार्टनर अगर पार्टनरशिप एडमिशन में चल रहे थे, एक तीसरा पार्टनर आता है, तो वो तीसरे पार्टनर के आने की वजह से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, कारोबार में उसकी जिम्मेदारियां बनेंगी, उसकी जो है वो कारोबार में फराइज होंगे, हुकूक होंगे, तब्दीलियां होंगी, और ये सब तब्दीलियां पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होंगी। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट यकीनी तौर पर अमेंडेड, तब्दील हो जाएगा। नंबर 13, जनरल रिजर्व इज आर क्लासिफाइड एज, जनरल रिजर्व को क्लासिफाइड करके यानी शोबे और दर्जे के तौर पर क्या मानते हैं? असेट, लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, इनमें से कोई नहीं। तो हमें मालूम है कि जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व होता है वो रिटेन अर्निंग से अकाउंटिंग को कंपनीज में जनरेट होता है, और ये दरअसल पार्ट होता है रिटेन अर्निंग का। तो जनरल रिजर्व जो पार्ट होते हैं रिटेन अर्निंग के, उन्हें शेयर होल्डर्स इक्विटी में दिखाया जाता है। तो सी, शेयर होल्डर्स इक्विटी इज द राइट आंसर। नंबर 14, द अमाउंट मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, वो रकम जो बताई जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे क्या कहते हैं? तो वो रकम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई जाएगी वो होगी दरअसल कंपनी का अथोराइज कैपिटल, जिसे रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं। दीगर ऑप्शन में सब्सक्राइब कैपिटल को जमाशुदा सरमाया कहते हैं, इशूड कैपिटल जारीशुदा सरमाया, और रिजर्व कैपिटल महफूज किया हुआ सरमाया कहलाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अथोराइज कैपिटल इज द राइट आंसर। नंबर 15, दिस इज, ये है, या दीज, ये हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुदरती ज़राए हैं उनमें ऑयल फील्ड हो सकती है, कोल माइंस हो सकती हैं, फिशरीज हो सकती हैं, किसी भी किस्म का नेचुरल फॉरेस्ट और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। तो मशीनरी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पेटेंट नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, फिशरीज है। तो डी इज द राइट आंसर। नंबर 16, दिस अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यूली फॉर्म बिजनेस, इस अकाउंट को शामिल नहीं किया जाता नए कारोबार में, नए कायमशुदा कारोबार में। तो यानी ये एमसीक्यू पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, पार्टनरशिप फॉर्मेशन में जब किसी का पहले से चलता हुआ कारोबार हुआ करता था, उनके पास एसेट्स भी होते थे, उनके पास कॉन्ट्रा एसेट्स यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी होते थे, लायबिलिटीज भी होती थी, और ये सब चीज़ें टर्नओवर मुंतकिल हो जाती थी उस सोल ओनरशिप के बिजनेस से पार्टनरशिप के नए बिजनेस में। तो हम क्या करते थे, हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते थे और साथ में अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते थे। यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स नाम का कॉन्ट्रा करंट एसेट पार्टनरशिप फॉर्मेशन में एंड जर्नल एंट्री में ले लिया जाता था। लेकिन जब हमारे पास नॉन करंट एसेट्स को लेने की बारी आती थी, तो हम नॉन करंट एसेट्स अगर बुक वैल्यू पे लिए जा रहे थे तो हम एसेट की वैल्यू लेते थे, उसमें से उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। अब जो बुक वैल्यू आती थी उस बुक वैल्यू से हम उस एसेट को सिर्फ एंट्री में डेबिट कर देते थे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को जनरल एंट्री में नहीं लेते थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंट नए कायमशुदा बिजनेस में नहीं लिया जाता वो होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डी इज द राइट आंसर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। 17, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी हिसाब और टुट-फुट का मजमुआ इन अकाउंटिंग में क्या कहलाता है? रिजर्व,
कॉन्ट्रा एसेट सरप्लस या एक्सपेंस। तो नॉन करंट एसेट्स को रफ्ता रफ्ता घटाने के लिए, कम करने के लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई जाती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा होता रहता है और हमारे नॉन करंट एसेट की वैल्यू को घटाने के काम आता है। इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रा एसेट यानी एसेट का मुतजाद उलट अकाउंट बोलेंगे, एसेट को घटाने वाला, कम करने वाला। तो बी कॉन्ट्रा एसेट इज द राइट आंसर। नंबर 18, दिस आइटम इज नॉट एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ये आइटम आमदनी नहीं होता नॉन प्रॉफिट कंसर्न। नॉन प्रॉफिट कंसर्न में गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको बख्श दिया जाएगा पैसा, वो यकीनी तौर पर इनकम होगा। डोनेशन, अतियात इनकम होंगे। सब्सक्रिप्शन, वजीफे की तरह मेंबरान से जो मुद्दती वसूली होगी वो भी इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, कर्जे पर सूद आमदनी नहीं होगा, क्योंकि जब आप कर्जे पर सूद देते हैं तो आपके कारोबार में खर्चा होता है। तो लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम नहीं है। तो ये इनकम जो नहीं है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, सूद जो आप कर्जे पर देंगे। बाकी तीनों इनकम में शामिल है। नंबर 19 कहा गया रीवैल्यूएशन मींस, रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि एसेट्स को रीवैल्यू किया जाए, लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाए, इक्विटीज को रीवैल्यू किया जाए, जबकि एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू यानी उनकी दोबारा कीमत मुकर्रर की जाए, असर नौ कीमत मुकर्रर की जाए। तो हम जानते हैं कि पार्टनरशिप रिटायरमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही की कीमतों को दोबारा मुकर्रर किया जाता है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट बुक वैल्यू पर जिस वक्त एसेट खरीदा गया, बेचा गया, कर्जा आया गया, उस वक्त जिस कीमत पे रिकॉर्ड हुआ उसके मुकाबले में आज मार्केट के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू के अंदर आने वाली तब्दीली को हम रीवैल्यूएशन के जरिए एडजस्ट करते हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही रीवैल्यू होते हैं। तो रीवैल्यूएशन का सबसे सही मतलब डी है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या शो करता है? कैपिटल, परचेज, सेल या ऑल ऑफ दीज? तो अगर आप सिंगल एंट्री की बात करें, सिंगल एंट्री में आपको कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड निकालना होता है। इसके लिए आपको बिगिनिंग, इब्तदाई, ओपनिंग बैलेंसेस और एंडिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं और हम कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट स्टार्ट और एट एंड का बनाते हैं, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो अब आपकी इक्विटी साइड पे जो रकम की कमी होती है वो आपका कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड निकाल देता है। इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैपिटल को शो करने के लिए बनाया गया है। तो कैपिटल इज द राइट आंसर। ये हमारे एमसीक्यूज थे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, कितने एमसीक्यूज दुरुस्त हुए कमेंट में ज़रूर लिखिए। अपने कमेंट दें, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचती रहे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। जब तक तमाम लोगों से अल्लाह हाफिज़।